हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज का ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 10 है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस आपदा युग्म का जोड़ा सही सुमेलित है? पहला, धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा समुद्र के स्तर में वृद्धि। दूसरा, तीव्र गति से शुरू होने वाली आपदा लावा प्रवाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल निर्वाह मूलक कृषि की है? पहला, इसमें खेतों के आकार छोटे होते हैं। दूसरा, इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, एक ही भूखंड में कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एबोनी। एबोनी की लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1980 में कौन सा देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। 1980 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। और चीन ने वर्ष 2015 के अंत तक वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया और इसकी जगह पर वर्ष 2016 के आरंभ से टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजन को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा, सिंधु और महानदी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी। दिए गए ऑप्शंस में से जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के अलावा गंगा, महानदी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, कावेरी, पेन्नार और पलार ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत देश में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक उद्योग का स्थान काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? पहला, कच्चा माल। दूसरा, क्लाइमेट यानी जलवायु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल और जलवायु ये दोनों ही शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानसून की वापसी किस महीने में शुरू होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सितंबर। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा युग्म सही है? पहला, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर। दूसरा, लेब्राडोर धारा प्रशांत महासागर। तीसरा, पेरू धारा हिंद महासागर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल जो पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर यही सही है, बाकी के जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? पहला, इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, कोकिंग कोल की उच्च लागत। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पादन अम्ल वर्षा में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निकटवर्ती तट क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से सुनामी के लहरों की जल की ऊंचाई कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुनामी रन अप। निकटवर्ती तट क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से सुनामी लहरों के जल की ऊंचाई सुनामी रन अप कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रबी की फसल कब से बोई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, जई, अलसी और सरसों रबी की मुख्य फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरावली श्रेणी। भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली श्रेणी का है। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था और यह विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत था, जो अब यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के तहत भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां 16.65 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक जैविक आपदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपोषण। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन एक जैविक आपदा है। किसी जलाशय में पोषक तत्वों की वृद्धि होना सुपोषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जलाशय के पौधों एवं शैवालों का विकास तीव्र गति से होता है, जिससे जलाशय में शैवालों की अधिकता होने से जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे अन्य जलाशयी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह। भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। यह बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह बंदरगाह देश के साथ साथ नेपाल एवं भूटान को भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है और अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, M1 = जनता के पास मुद्रा प्लस जनता की मांग जमा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डैश शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यथा मूल्य। यथा मूल्य शुल्क आयातित या निर्यातित वस्तु के मूल्य पर आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है? पहला प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और दूसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। यानी एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, ये दोनों ही प्रतिनिधित्व का प्रकार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत में केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा, भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी न तो पहला और ना ही दूसरा, इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित होती है और भारत में पंचायत का भी चुनाव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु को किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया?
तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चूँकि 1989 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन DSSB ने इसके बावजूद इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी को माना है, जो कि 1988 है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिजात तंत्र। अभिजात तंत्र को लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभिजात तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें कुछ विशेष खास वर्ग के लोगों के द्वारा ही देश पर शासन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के संबंध में कौन सा कथन नवशास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? पहला, यह आर्थिक विकास को गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है। दूसरा, यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालीन प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में नागरिकों के प्रत्यक्ष, सीधी एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए? पहला, वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा, ये दोनों कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र है पहला प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा तृतीयक क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, यानी प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे SLR भी कहते हैं, तरल संपत्तियों का अनुपात है जिसे सभी बैंकों को नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, समग्र नामांकन अनुपात किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। सकल नामांकन अनुपात शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाला एक सांख्यिकी उपाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में एक से अधिक राजनीतिक दल है और भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निर्वाचन का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुजन समाज पार्टी। भारत की बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी है और बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का द्योतक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकात्मता। एकात्मकता भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? पहला, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दूसरा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक बैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्के जारी करने का प्राधिकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार। सिक्कों को ढालने या जारी करने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 9 में। भारतीय संविधान में 22 भाग है और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 9वें को संविधान में जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के महान्यायवादी आदि शामिल है, जबकि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत डैश प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसदीय। नेपाल के शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21A। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है और इसके अनुसार राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया और पराग्वे। चाको युद्ध 1932 से 1935 तक बोलीविया और पराग्वे के बीच हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।